हेलो एस्पायरेंट। एनसीईआरटी की सीरीज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हमने क्लास सेवन्थ में सात सात चैप्टर टोटल कवर कर लिए हैं। आज हम आठवां चैप्टर देखेंगे। अगर मैं बात करूं क्लास सेवन्थ का एक ऐसा चैप्टर जो सबसे ज़्यादा कम इम्पोर्टेंट हो, यानी जिसकी महत्ता सबसे कम हो, वो अकेला चैप्टर है चैप्टर नंबर 8। ये जो चैप्टर है इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी कम है। उसकी वजह है उसकी वजह ये है कि जो भी सवाल पूछे जाएंगे हिस्ट्री से, तो मॉडर्न का पोर्शन ज़्यादा है, अभी वो मैंने कवर ही नहीं किया। पर एंशियंट का जो भी पोर्शन था वो कवर कर चुका हूँ मैं। जो मिडिवल का पोर्शन था वो कवर कर रहा हूँ। तो ये मिडिवल हिस्ट्री में जो फेज आता है पूरा परिवर्तन का अचानक से, यानी एक तरफ जहाँ मुगल सत्ता कमजोर होती है, दूसरी तरफ जो परवर्ती मुगल शासक जो हैं छोटे छोटे वो क्या हैं, वो उभरते हैं और छोटी छोटी क्षेत्रीय शक्तियां भी उभर रही हैं। तो वहां से जो क्वेश्चन पूछे जाने के चांस है वो बहुत रेयर है। इसके बावजूद हम ये पूरा टॉपिक देखेंगे। हम इस टॉपिक को सबसे कम समय देंगे। इस टॉपिक में हम देखेंगे कौन सी चीज़ डायरेक्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बस वही चीज़ें कर करके इस टॉपिक से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करते हैं तो हम पहली चीज़ क्या देखेंगे, पहली चीज़ देखेंगे कि 1857 के मध्य 18वीं शताब्दी मतलब 1750, 1750 तक वो भारत जो ब्रिटिश हैं उनके अंतर्गत भारत का कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है, कब तक, 1750 के अंतर्गत। तो अगर ऑप्शन में दे दे, मान लो चार पांच ऑप्शन बना करके एक ऑप्शन क्या बना देगा, एक ऑप्शन बना देगा उसी में रुहेलखंड, तो रुहेलखंड का क्षेत्र शामिल नहीं है, याद रखेंगे। दूसरी चीज लाहौर भी तब तक नहीं है। तब तक है क्या, इतना याद रखेंगे क्योंकि नहीं वाला पोर्शन बहुत बड़ा है, तो होने वाला याद रखते हैं। तब तक है बंगाल। तो बंगाल और बिहार क्या है 1757 तक उनके क्षेत्र में आता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र दिया गया है ये वाला क्षेत्र क्या है, ये ब्रिटिश के नियंत्रण में है। कब है, 1750 तक। 1750 तक क्या है, ब्रिटिश के नियंत्रण में आ जाता है। दूसरा क्षेत्र ये आ जाता है, यानी उत्तरी सरकार और बंगाल बिहार का क्षेत्र। तो तीन क्षेत्र के नाम याद रखने हैं। उत्तरी सरकार में क्या क्या आएगा, उत्तरी सरकार में आएगा थोड़ा बहुत आंध्रा का एरिया, बाकी उड़ीसा का एरिया। तो दो चीजें देख लेंगे, एक चीज क्या देख लेंगे, बंगाल बिहार और उत्तरी सरकार का क्षेत्र क्या है, ये है 1750 से पहले पहले ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनके क्या है अधिकार क्षेत्र में आ गया। ये हो गया। आगे क्या देखेंगे, आगे देखेंगे कि 1707 ईस्वी में क्या होती है, औरंगजेब की मृत्यु होती है। और 1761 ईस्वी में क्या होता है, पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो सीधा क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई है, ये पूछा जा सकता है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, 1707 में। ये बेसिक क्वेश्चन है जो हमें याद भी रहेगा। तो 1707 में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु होती है। और जो 1761 है वहां पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है। आगे क्या देखते हैं, औरंगजेब ने दक्कन में, यानी औरंगजेब का दक्कन अभियान कब से शुरू होता है, तो 1679 से शुरू होता है, यानी 1680 के आसपास से क्या होता है, दक्कन अभियान शुरू करता है। अब औरंगजेब के जो उत्तराधिकारियों के शासनकाल में, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, जो औरंगजेब के बाद के सत्ताधारी आते हैं, तो क्या कहता है, सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। यानी औरंगजेब के बाद का जो कार्यकाल आता है, वहां के जो सूबेदार के रूप में नियुक्त किए जाते थे अभिजात सरदार, वो क्या करते थे, वो अक्सर जो राजस्व प्रशासन और सैन्य प्रशासन दोनों पर क्या करते थे, अपना नियंत्रण रखते थे। कहता है इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनैतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां तो मिल गई। आगे क्या करेंगे कि उत्तरी और पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदार किसानों के विद्रोह, कृषक आंदोलनों ने कभी कभी क्या किया, ये विद्रोह को बढ़ावा दिया। क्यों बढ़ावा मिला, चूंकि जब शक्तियां ज्यादा मिल गई हैं, एक व्यक्ति के पास शक्तियां ज्यादा है, और हुआ क्या है, हुआ यह है कि ये व्यक्ति क्या करता है, हर तरह से किसानों को चूस लेना चाहता था। किसान जो भी है, किसान है, जमींदार है, इन पे क्या करना चाहता, अत्याचार बढ़ने लगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पास जब शासन में कोई भी व्यक्ति बैठा है, अगर उसके पास शक्तियां बहुत ज्यादा आ गई तो क्या होगा, फिर सत्ता वो क्या हो जाएगी, तानाशाह के रूप में हो जाएगी। वही होने लगा क्योंकि अब नियंत्रण सैन्य प्रशासन दोनों में मिल गया। तो इससे क्या हुआ, इससे उन्होंने क्या किया, अत्याचार बढ़ाया। अत्याचार जब बढ़ा तो जमींदार और किसानों के क्या हुए, विद्रोह हुए, कृषक आंदोलन हुए। और ये किसके लिए होते थे, कभी कभी ये विद्रोह क्या होते थे, बढ़े हुए कारों जो टैक्स लगता था उन पर अगर टैक्स ज्यादा बढ़ा दिया गया तो इसके विद्रोह चलते भी हो जाता था। आगे क्या देखेंगे, किसान वर्ष में दो फसल उगाते थे, यानी जो मुगल काल के समय में किसान वर्ष में दो फसल उगाते हैं, ये देख लिए। आगे, ईरान के शासक नादिर शाह ने क्या किया, 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। अगर क्वेश्चन पूछा कि ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया, तो 1739 ईस्वी में आक्रमण किया। दूसरी चीज, इसी के साथ यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो 1739 में नादिर शाह है, तो नादिर शाह के समय दिल्ली का सुल्तान कौन है, यानी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन है नादिर शाह जब आक्रमण करता है, ये देखेंगे। फिर देखेंगे कि जो तख्ते ए ताऊस या मयूर सिंहासन है कौन लेके जाता है, ये नादिर शाह लेके जाता है। तो नादिर शाह आक्रमण करके क्या ले जाता है, तख्ते ताऊस या मयूर सिंहासन लेके जाता है। आगे देखते हैं, अब दो मुगल बादशाहों की बात, एक तो फारूक शेर का टाइम पीरियड क्या है, 1713 से 1719, और दूसरा क्या है, आलमगीर द्वितीय
इसका टाइम पीरियड है 1754 से 1759। इनके क्या हो जाते, इनकी हत्या होती है और क्या कहता है, दो अन्य बादशाहों, एक तो अहमद शाह और दूसरा शाह आलम द्वितीय। तो अगर तुम, आपसे कभी क्या पूछेगा, आपसे कभी पूछ लेगा कि ये चार नाम दे देगा यहाँ से और इनको क्या बोला, क्रम से लगा दो। सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये चार नाम दे करके बोलेगा कालक्रम के अनुसार सेट कर दो। तो कालक्रम के अनुसार भैया क्या क्या होगा, तो पहले पे क्या होगा, पहले पे हो जाएगा फर्रुख सियर। तो फर्रुख सियर के बाद क्या आएगा, आलमगीर द्वितीय। फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा अहमद शाह। क्या आएगा, अहमद शाह। अहमद शाह के बाद कौन आएगा, शाह आलम द्वितीय। ये क्वेश्चन यहाँ से है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से। तो ये मात्र एक चीज़ हो गई जो इस पूरे टॉपिक से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चारों को टाइम पीरियड के फ्रेम में पहले से सेट है। उससे क्वेश्चन बनाने में क्या होगा, एग्जामिनर अगर क्वेश्चन बनाना है तो सीधा क्वेश्चन बना लेगा यहाँ से। ये हो गया। आगे देखते हैं क्या कहेगा कि जोधपुर के राजा अजीत सिंह को क्या किया गया, गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। यानी राजा अजीत सिंह जो है गुजरात के सूबेदार हैं और जो अंबर के सूबेदार हैं वो कौन है, राजा सवाई जय सिंह। ये हो गया। आगे क्या कहते हैं, बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। क्या क्या, नवीकरण कर दिया। आगे बताते हैं कि जो सवाई राजा सिंह है, सवाई राजा जय सिंह जो है, इन्होंने जयपुर को क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाया और इसके बाद क्या किया, आगरा की सूबेदारी भी पा गए। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, पीसीएस में क्वेश्चन क्या पूछा गया कि कौन सी मराठा शक्ति थी या मराठा शक्ति है जिसने क्या किया है, मुगलों के अधीनता स्वीकार नहीं की। तो मेवाड़ ही था एकमात्र ऐसा जिसने मुगलों के अधीनता स्वीकार नहीं की थी। क्या कहते हैं, मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी। राणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजनीतिक गद्दी पर आसान हुई। यानी राणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठे, 1572 में बैठे, याद रखना है, ठीक है। आगे राजा जय सिंह के बारे में क्या कहा जाता है कि 12 वर्ष के लिए वे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये प्रेडिक्शन है मेरी कि यहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि इस विशेषताओं को बताएगा और बोलेगा कि ये किसके बारे में है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बना हुआ है ठीक उसी प्रकार से। तो अगर क्वेश्चन कैसे होगा कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित वाक्य किसके बारे में संबोधन देता है कि उसने 12 वर्ष के लिए आगरा के सूबेदार के रूप में कार्य किया, तोपखाना तथा भारी मात्रा में धन संपदा अर्जित की और उनका प्रभाव दिल्ली से नर्मदा तक फैला हुआ था। तो किसके बारे में, राजा जयसिंह के बारे में है। ये हो गया। आगे देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह ने किया 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। किसने, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व। यानी खालसा पंथ की स्थापना कब होती है, 1699 में होती है। यानी 1699 में क्या होता है, खालसा पंथ की स्थापना होती है, उससे पूर्व की बात कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। यानी 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की क्या होती है, मृत्यु होती है, उसके बाद बंदा बहादुर आते हैं। तो क्रम में भी याद रखना, गोविंद सिंह के बाद ही बंदा बहादुर आएंगे। आगे देखते हैं कि 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया और उन्हें 1716 में मार दिया गया। यानी बंदा बहादुर को भी मार दिया जाता है बंदी बना करके। आगे क्या देखेंगे, आगे देखेंगे कि सिखों ने क्या किया, खुद को कई जत्थों और मसलों में एकत्रित किया, संगठित किया। फिर क्या किया, जो मिसल हैं, इनकी जो संयुक्त सेनाएं वो क्या कहलाती हैं, दल खालसा कहलाती थी। तो अगर कभी पूछ ले दल खालसा क्या है, तो जो मिसल हैं, जत्था और जो मिसल बनाए गए थे, जत्था और मिसल क्या है, एक गुट है। गुट क्या होता है, जिसे हम कहीं कहीं बात नहीं करते हैं कि ये एक गुट के लोग हैं, ये एक गुट के लोग हैं, मतलब उनकी एक विचारधारा है, वो एक तरह मिलकर काम करते हैं। तो 10 15 20 लोग 100 लोग जो मिल गए एक गुट के हो गए। तो इसी तरह से फिर क्या कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, उन दिनों दल खालसा जो है बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था और इन बैठकों को सामूहिक निर्णय लिए जाते थे और जिन्हें गुरुमत्ता कहते थे। गुरुमत्ता या गुरु का प्रस्ताव होता है। तो गुरुमत्ता क्या होता है, गुरुमत्ता होता था कि जो दल खालसा है, दल खालसा की बैठकों में लिए जाने वाले क्या है, निर्णय, तो उसको पूरा क्या कहते हैं, गुरुमत्ता। आगे सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। यानी जो राखी व्यवस्था है ये क्या है, अगर पूछ ले सिखों की राखी व्यवस्था से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो वहां पे होगा किसानों से कर लेकर के उन्हें संरक्षण देना। आगे हो गया। आगे क्या कहता है कि अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। ये स्टेटमेंट नहीं याद रखना, नहीं याद होगा कोई बात नहीं। आगे क्या देखते हैं, आगे वाला याद रखेंगे कि खालसा ने 1765 में क्या किया, अपना सिक्का गढ़ा और सार्वभौम शासन की घोषणा की। सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि खालसा ने किस वर्ष सार्वभौम शासन की घोषणा की, तो 1765 में की। कब की, 1765 में की। ये हो गया। आगे कि रणजीत सिंह ने क्या किया, 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। यानी लाहौर को राजधानी रणजीत सिंह कब बनाते हैं, 1799 में बनाते हैं। एक चीज यहाँ से देखेंगे कि शिवाजी का जन्म कब होता है, 1630 में होता है। शिवाजी के पिता शाहजी और माता जीजाबाई, इनके जो अभिभावक है वो कौन है, दादा कोंडदेव। तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिवाजी के संरक्षक का नाम क्या है, तो संरक्षक जो है वो है दादा कोंडदेव। क्या है, दादा कोंडदेव। पिता शाहजी हैं, माता जीजाबाई हैं, ये याद रखेंगे। आगे क्या देखेंगे
ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने एक कालक्रम आपको पहले कराया था, उसी तरह से ये कालक्रम क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीधा बनाया हुआ है टाइम फ्रेम के साथ ही। तो जब टाइम फ्रेम के साथ कोई भी चीज़ दी होती है तो क्वेश्चन सेट करने वाले को क्या करना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती। वो सीधे वहीं से 4 नाम उठाता है, आपसे कालानुक्रम पूछता है। कैसे? छत्रपति साहू शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति राजाराम महाराज और महारानी ताराबाई। इनके बारे में क्या बोलेगा? आपसे ये कह देगा कि जो ये छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति राजाराम और महारानी ताराबाई, इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करो। तो क्या होंगे भैया, आपको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना होगा। तो सबसे पहले शिवाजी महाराज, फिर संभाजी महाराज, फिर राजाराम महाराज और फिर ताराबाई। ये हो गया। आगे क्या देखेंगे? आगे देखते हैं कि 1720 के दशक तक मालाबार गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक केवल मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई। यानी 1730 ईस्वी तक मराठा प्रदेश क्या हो गए, समस्त दक्कन प्रायद्वीप के क्या हो गए, अधिपति बन गए। और इसी क्षेत्र पर उन्होंने क्या किया, चौथ और सरदेश मुखी कर क्या किया, वसूलने का एक अधिकार लिया। अभी सारे क्वेश्चन मैं आपको एक साथ करा रहा हूँ, अभी चैप्टर जैसे एंड होगा सारे क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे कि चौथ और सरदेश मुखी क्या है, इनका क्रम कैसे पूछा गया है, किस टाइप के क्वेश्चन है, साथ एक साथ करा दूंगा इसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये पूरा टॉपिक क्या है, उसी फ्रेम में सेट किया गया है। चौथ क्या है? अब चौथ जो है, जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25%। अब दक्कन में इनको कौन वसूलता है? मराठा वसूलते हैं। अब सरदेश मुखी क्या है? सरदेश मुखी 9 से 10% वसूला जाता है। कहाँ पे? तो दक्कन में ही। अब मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% है। आगे क्या कहता है? जो बाजीराव प्रथम है, जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं। तो सीधा क्वेश्चन पूछ रहेगा, बाजीराव बल्लाल किसे कहते हैं? तो बाजीराव प्रथम को कहते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। फिर कहते हैं पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। यानी बाजीराव प्रथम जो है किसके पुत्र हैं? पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र हैं। और वो एक महान क्या है, सेनापति रहे हैं, ठीक है। कहते हैं उनका जो विस्तार का श्रेय प्राप्त है, वे मालवा बुंदेलखंड गुजरात पुर्तगालियों के खिलाफ क्या करते हैं, अभियान के लिए भी जाते हैं। ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा कौन सी चीज़ें हैं? इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि नेता चूड़मन कौन है? जाट नेता। अगर जाटों के बारे में पढ़ें तो जाट नेता कौन है? चूड़ामन। तो सिर्फ याद रखना है चूड़ामन किससे संबंधित है? चूड़ामन एक जाट नेता है जो जाट नेताओं से संबंधित है, ठीक है। क्या कहते हैं, जो जाट हैं समृद्ध कर सकते हैं और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे महत्वपूर्ण क्या है, व्यापारिक केंद्र आते थे। ये हो गया। फिर क्या कहता है, जाटों की जो शक्ति है इस सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची। तो चूड़ामन किससे संबंधित है? जाट से संबंधित है। और जाटों की अगर पराकाष्ठा पूछे कि जाटों को सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासन किसके टाइम पीरियड में हुआ, तो हुआ सूरजमल के समय में। किसके समय में? सूरजमल के समय में इन्होंने क्या किया, सबसे ज्यादा शक्तिशाली अपना पूरा शासन व्यवस्था बनाई। अब हम ये देख लेते हैं कि इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या उन क्वेश्चंस की क्या थीम बनाए जिसके आधार पर हम ये पूरा टॉपिक कवर करें कि इस टॉपिक के इर्द गिर्द क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। तो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो अभी हम क्या क्वेश्चन देखेंगे, हमने पढ़ा किसके बारे में, यहाँ पे पढ़ा सरदेशमुखी के बारे में और चौथ के बारे में। अब इसके बारे में हम क्या क्वेश्चन देखते हैं? क्वेश्चन हम देखते हैं कि सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है। तो भैया कहाँ पे लिखा है? अब आप बताएंगे कि कहाँ पर लिखा है, तो क्या लिखा है कि जो क्या होता है, जो चौथ है क्या होता है, जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले क्या है, भू राजस्व का 25% क्या है, दक्कन में इनको मराठा वसूलते हैं। ये क्या है, चौथ के बारे में। सरदेश मुखी क्या है कि दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% का एक हिस्सा है। अब इसमें से कौन सा कर जो है ये क्या करते हैं, मराठा के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? वो किसके लिए लेते हैं? सुरक्षा के लिए। तो जो सुरक्षा के लिए लेते हैं वो है चौथ। और फिर क्या कहता है कि दक्कन में या मराठा के राजस्व के बारे में, तो मराठाओं के क्षेत्र में क्या लेते हैं, दक्कन में क्या करते हैं, इनको मराठा वसूलते हैं। फिर इसको क्या कहते हैं, दक्कन में जो है मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा। तो जो दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रह करता है उसको हम क्या करते हैं, 9 से 10% का हिस्सा देते हैं। लेकिन जो चौथ है ये क्या है, सुरक्षा के लिए ये कर कौन लगाता है, ये मराठा वसूलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो याद रखना है कि सरंजामी प्रथा मराठा भू राजस्व से संबंधित है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या कौन सा क्वेश्चन है जो हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जब ये बॉक्स पढ़ाया था तो बोला था कि यहाँ से कालक्रम पूछा जा सकता है सीधा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि भैया यहाँ पे लिखा हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, राजा राम महाराज और ताराबाई, इन चारों को क्रम से देख के मिलान पूछ लेगा कि आप इनको कालक्रम के अनुसार क्या करें, व्यवस्थित करें। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तभी मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव माधव। ये क्वेश्चन आया 2025 में, यानी लेटेस्ट एग्जाम में आया, जो भी पिछले साल एग्जाम हुआ, ठीक है। इसकी बात करते हैं। फिर एक कालानुक्रम पूछा गया 2005 में, तब क्या पूछा गया, साहू जी, संभाजी, राजाराम, शिवाजी।
इसके बाद फिर एक कालक्रम पूछा गया 2023 में, यानी 2023 में भी पूछा गया, 25 में पूछा गया। तो एक थीम है जो हम कहाँ से कवर कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी से देख रहे हैं। हो सकता है इनके नाम बदल दिए जाएं। तो भाई जब हम मराठा पढ़ेंगे तो सिर्फ क्लास 7th तो पढ़ नहीं रहे, जब हम 12th का पार्ट 2 पढ़ेंगे वहाँ पे मराठाओं के बारे में थोड़ा डिटेल दिया हुआ है। तो उस डिटेल टॉपिक में भी हम इनका क्या करेंगे, कालक्रम पे ध्यान देंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमारा उद्देश्य कि एनसीईआरटी से जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं उनको करना है। तो अगर हम इसकी बात करें तो क्या होगा, ये कालक्रम के सवाल हैं जो मैंने आपको दिखाया कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये हो गया। एक क्वेश्चन ऐसा ही 2004 में फिर पूछा गया, क्या पूछा गया, फिर कालक्रम पूछा गया। तो ये चीजें हो गई कालक्रम से। अब एक क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये भी बॉक्स पढ़ाया आपको मैंने, क्या पढ़ाया था कि शिवाजी का क्या है, शिवाजी का जन्म कब होता है, 1630 में होता है, और जो उनके पिता है शाहजी, माता है जीजाबाई, और संरक्षक कौन है, दादा कोंडदेव। अब एक क्वेश्चन पूछा गया कि शिवाजी का जन्म कब हुआ। ठीक है, एनसीईआरटी कब कह रही है 1630 ईस्वी में शिवाजी का जन्म होता है। अब ऑप्शन देखिए, अब 1630 दिया ही नहीं है, 1626, 25, 27, 27। अब कहाँ पे जाएंगे, अब हम जाएंगे सबसे क्लोज ऑप्शन के पास। सबसे क्लोज कौन सा होगा, 1627, यानी 1627, 1627, 26 तो पहले का हो गया, तो 26 नहीं, चलो ठीक है काट देते हैं। क्लोज ऑप्शन के पास जाते हैं। अब क्लोज ऑप्शन में भी देखेंगे कि उसका राज्याभिषेक कब होता है, तो अगर सॉरी उनकी छत्रपति की उपाधि कब धारण करते हैं, तो छत्रपति की उपाधि 1674 में धारण करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर है। लेकिन मैंने ये सवाल क्यों दिखाया आपको, ये सवाल दिखाने के उद्देश्य बस इतना है कि कभी अगर पूछ ले कि शिवाजी का जन्म कब हुआ, सीधा क्वेश्चन पूछ ले, तो उत्तर होगा 1630। क्योंकि भाई जन्म से रिलेटेड सवाल पूछा जा चुका है और 2015 में ही पूछा गया। तो ये क्या है, ये एक बेस है जिसके बेस पे हम तैयारी करेंगे आगे की। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जब आपको पढ़ा रहा था अभी जयपुर के राजा जय सिंह के बारे में, तो इनको क्या बताया कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने जंतर मंतर की क्या बनाए, 5 वेधशालाएं बनाए, 5 क्या क्या खगोलीय वेधशालाओं का क्या क्या निर्माण किया। तो 5 खगोलीय वेधशाला कहाँ है, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी, 5 जगह पर है। क्या है, ये खगोलीय वेधशालाएं हैं। तो क्या कहता है, जो जय सिंह द्वितीय ने वेधशालाएं बनाई, कहाँ कहाँ बनवाई, तो दिल्ली में बनवाई, जयपुर में बनवाई, उज्जैन में बनवाई, और कहाँ बनवाई, वाराणसी में बनवाई। भाई साफ साफ लिखा है, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, यहीं से पूछा गया सीधा क्वेश्चन। ये कहाँ से है, एनसीईआरटी से है, डायरेक्ट, बिना कुछ लाग लपेट के सीधा क्वेश्चन बना दिया गया। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन बनाया गया कि किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला बनाई जिसे जंतर मंतर कहते हैं। भैया तो उन्हीं ने तो बनवाई, जो दिल्ली में भी लिखा है, दिल्ली में किसने बनवाई, इन्होंने बनवाई। ये क्या है, सीधा क्वेश्चन कहाँ से है, एनसीईआरटी से है। ये हो गया। इसके बाद का कौन सा क्वेश्चन है, इसके बाद का क्वेश्चन आपको मैंने कराया कि यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, एक सिक्वेंस पूछा जा सकता है। क्या कि फारूक शेर के बाद कौन आता है, आलमगीर द्वितीय आती है, आलमगीर द्वितीय के बाद कौन आएगा, अहमद शाह आएंगे, अहमद शाह के बाद कौन आएगा, शाह आलम द्वितीय आएगा। तो शाह आलम द्वितीय क्या होगा, उसके बाद आएगा। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि फारूक शेर कब आए, 1713 में आते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर करना है आपको, तो इस क्वेश्चन को करने का क्या आधार होगा, इस क्वेश्चन को करने का आधार क्या होगा कि भैया फारूक शेर कब आते हैं, तो फारूक शेर का टाइम पीरियड पता होना चाहिए। फारूक शेर के बाद कौन, जहादार शाह, जहादार शाह के बाद बहादुर शाह, बहादुर शाह के बाद मोहम्मद शाह। तो इनका टाइम पीरियड हमें पता होना चाहिए। अब ये क्या है, ये एनसीईआरटी एक बेस देती है कि भैया ऐसा क्वेश्चन हम कभी भी पूछ सकते हैं। मैं मान लेता हूँ कि ये चारों नाम नहीं दिए गए हैं, हो सकता है चारों नाम अगली बार एग्जाम जब आप देने जाए तो यही चारों नाम हो, यानी जो चारों नाम पढ़ाए गए यहाँ पे ये हों। पर अगर इसमें नहीं है तो भी इसको करने का एक आधार है, क्या है, फारूक शेर 1713 में है। तो एक चीज तो कंफर्म होती है कि फारूक शेर कब 1713 में है, तो फारूक शेर को पहले रखना है, किससे, बाकी जो लोग हैं उनसे पहले रखेंगे हम फारूक शेर को। आगे क्या देखेंगे, इसी में क्वेश्चन देखा था हमने कि नादिर शाह का आक्रमण देखा कि नादिर शाह के आक्रमण के बाद क्या होता है, अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली क्या करता है, उसके आक्रमण आते हैं। तो क्वेश्चन सीधा पूछा कि नादिर शाह के आक्रमण के समय भैया मुगल शासक कौन है, बताइए, मुगल शासक है मोहम्मद शाह। उसकी वजह क्या है कि जो ये आक्रमण होते हैं, कौन से आक्रमण, नादिर शाह के, तो किसके समय होता है, तो मोहम्मद शाह के समय होते हैं। तो ये चीज़ याद रखेंगे। उसी तरह पूछा कि नादिर शाह का आक्रमण भारत में कब होता है, तो कब होता है, नादिर शाह का आक्रमण भैया 1739 ईस्वी में क्या करता है, आक्रमण करता है। तो 1739 ऑप्शन में दिया हुआ है। 2023 के एग्जाम में सीधा क्वेश्चन कहाँ से आया, एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन का क्या है, सोर्स बन गई। आगे आगे कुछ क्वेश्चन और, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ा भी हमने, क्या पढ़ा, 1707 में क्या होती है, औरंगजेब की मृत्यु होती है, पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी जाती है। कब लड़ी जाती है, 1761 में। तो 1761 में कब होती है, पानीपत की तीसरी लड़ाई। सीधा क्वेश्चन पूछा गया 2023 के एग्जाम में कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है, 1761। सीधा क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। फिर क्या कहता है, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु हो गई। साफ साफ भैया लिखा है कि 1707 में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु होती है। हो सकता है अगला क्वेश्चन यही पूछ ले किसी एग्जाम में कि औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष होती, तो कब होती है भैया, 1707 ईस्वी में होती है, ये याद रखना है। दूसरी, जब मृत्यु होती है तो सत्ता कौन संभालता है, तो सत्ता संभालते हैं बहादुर शाह प्रथम। ये हो गया। अब पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया, तो भैया पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा जाएगा, वो लड़ा जाएगा मराठा सरदार और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ये चीजें हो गई। ये चीजें हमने देखी कि जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ रही हैं। तो इसी के साथ क्या होता है, हमारा ये वाला टॉपिक कवर होता है। और इसके बाद हम कवर करेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी।
क्लास 12th की जो पार्ट 2 है यानी मेडिवल हिस्ट्री उसको कवर करेंगे, फिर साथ में ज्योग्राफी की एनसीईआरटी भी अब शुरू कर रहे हैं हम। ज्योग्राफी का डेली एक-एक चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। क्लास 6 से शुरू करेंगे और ये सफ़र आगे की ओर ले चलेंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।